ब्रह्मांड की सतह के नीचे प्राचीन और विशाल देवता जैसे प्राणी रहते हैं। उन्हें हमारी सभ्यता को नष्ट करने से रोकने का एकमात्र तरीका है नियमित मानव बलिदान। ये पता चलता है कि दुनिया भर में कई गुप्त प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है जो इस प्रक्रिया को अंजाम देती है। वे हर महीने सैकड़ों युवाओं का बलिदान करते हैं ताकि इन देवताओं को शांत रखा जा सके। अमेरिका की एक ऐसी ही प्रयोगशाला में इंजीनियर स्टीव अपने साथी गैरी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शिकायत कर रहा है। जब वे अपने वर्कस्टेशन पर लौट रहे होते हैं तो लैब की मुख्य रसायन शास्त्री लिन उनके पास आती है। वो चिंतित होकर बताती है कि स्टॉकहोम की एक प्रयोगशाला अपना कार्य पूरा करने में असफल रही है। अब उनके और जापानी प्रयोगशाला के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वे मानव बलिदान की निर्धारित संख्या पूरी करें। ये सुनकर वे हैरान रह जाते हैं, लेकिन लिन को आश्वासन देते हैं कि वे गलती नहीं करेंगे। उधर एक यूनिवर्सिटी कैंपस में डैना अपने बैग की पैकिंग कर रही होती है क्योंकि वो वीकेंड ट्रिप के लिए जाने वाली है। जल्द ही उसकी दोस्त जूल्स और उसका बॉयफ्रेंड कर्ट उसके पास आते हैं। तीनों अपना सामान उठाते हैं और कैंपर वैन में लोड कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उनके अन्य दोस्त भी उनके साथ जुड़ते हैं, स्टोनर मार्टी और ट्रांसफर स्टूडेंट होल्डन। कर्ट ड्राइविंग सीट संभालता है और वे सभी कर्ट के कजिन के जंगल में स्थित केबिन की ओर रवाना हो जाते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि वे सभी अगली मानव बलि बनने वाले हैं। रास्ते में वे एक पहाड़ी सुरंग से गुजरते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वे एक अदृश्य एक तरफा गुंबद में प्रवेश कर चुके हैं। जब वे आखिरकार केबिन पहुंचते हैं तो सभी अपना सामान खोलने लगते हैं। होल्डन अपने कमरे में जाता है जहां उसे एक अजीब पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें एक घोड़े की खाल उतारी जा रही होती है। ये देखकर वो घबरा जाता है और पेंटिंग को उतार देता है, लेकिन उसे तब और भी ज्यादा झटका लगता है जब उसे पेंटिंग के पीछे एक तरफा शीशा दिखाई देता है। शीशे के दूसरी ओर डैना होती है जो उस समय कपड़े बदल रही होती है। होल्डन तुरंत शीशे के बारे में सभी को बताता है और डैना से कमरा बदल लेता है। उधर प्रयोगशाला में स्टीव और गैरी उन युवाओं को कैमरों के जरिए देख रहे होते हैं जो उन्होंने केबिन में छुपा रखे हैं। वे बलिदान की रस्म शुरू करने की आखिरी तैयारियों में जुटे होते हैं। इसी बीच युवा अपने ट्रिप का मजा लेने के लिए शराब निकालते हैं और संगीत चला देते हैं। वे ट्रुथ और डेयर खेलते हैं और डैना की बारी आती है। जैसे ही वो डेयर चुनती है, अचानक उनके पीछे एक गुप्त तहखाने का दरवाजा जोर से खुल जाता है। सभी चौंक जाते हैं, लेकिन जूल्स हिम्मत करके डैना को चुनौती देती है कि वो तहखाने में जाए। डैना डरना नहीं चाहती, इसलिए टॉर्च लेकर तहखाने में प्रवेश करती है। वो देखती है कि ये जगह अजीबोगरीब प्राचीन वस्तुओं से भरी हुई है। थोड़ी देर में बाकी दोस्त भी तहखाने में आ जाते हैं और कमरे का मुआयना करने लगते हैं। डैना एक पुरानी डायरी उठाती है और सभी उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। डायरी किसी एना पेशेंस बकनर नामक लड़की की होती है जो 1903 में अपने क्रूर परिवार के साथ रहती थी। जब डैना उसके आखिरी शब्द पढ़ती है, तभी अचानक बकनर परिवार की लाशें पास के एक कब्रिस्तान से उठ खड़ी होती है। उस रात मार्टी, जो नशे में होता है, डैना को बताता है कि उसे कुछ अजीब लग रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जूल्स अचानक इतनी मूर्ख क्यों लग रही है, जबकि वो बहुत होशियार थी। कर्ट भी अचानक हाई स्कूल का जॉक जैसा व्यवहार करने लगा है, जबकि वो समाज शास्त्र में फुल स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शायद कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा है। उधर जूल्स और कर्ट जंगल में रोमांस करने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लैब के लोग उन्हें देख रहे हैं। इंजीनियर कृत्रिम फेरोमोन गैस छोड़ते हैं और रास्ता रोशनी से भर देते हैं, जिससे माहौल और ज्यादा रोमांटिक हो जाए। लेकिन तभी बकनर परिवार के ज़ोंबी उन पर हमला कर देते हैं। जूल्स को बेरमी से मार दिया जाता है और कर्ट बेबसी से देखता रह जाता है। लैब के लोग जूल्स के बलिदान को स्वीकार कर लेते हैं और उसका खून जमीन के नीचे बने एक पत्थर के मकबरे में बहा दिया जाता है। इसी बीच मार्टी को शक होने लगता है कि कहीं से उन्हें देखा जा रहा है। वो अपने कमरे में एक कैमरा खोज निकालता है, लेकिन तभी खिड़की से एक ज़ोंबी उसे खींच लेता है। मार्टी बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक कब्र में घसीटकर मार दिया जाता है। अब तक 2 बलिदान पूरे हो चुके थे। डैना और होल्डन किसी तरह बच निकलते हैं और जंगल के बाहर भागने लगते हैं। तभी कर्ट भी उन्हें मिल जाता है और वे तीनों एक वैन में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी ओर जापानी लैब अपना बलिदान पूरा करने में असफल हो चुकी थी। अब ये जिम्मेदारी सिर्फ स्टीव और गैरी पर थी कि वे देवताओं को शांत रखने के लिए किसी भी हाल में अपने बलिदान को पूरा करें। जोड़ी की घबराहट और भी बढ़ जाती है जब उन्हें एहसास होता है कि वैन पहाड़ी सुरंग की ओर बढ़ रही है।
गैरी को अचानक याद आता है कि रास्ता अभी भी खुला है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। पता चलता है कि विस्फोटक टीम ने अभी तक विस्फोट शुरू नहीं किया था क्योंकि एक तकनीकी समस्या के कारण देरी हो गई थी। वो जल्दी से आतिशबाजी विभाग की ओर भागता है और खुद ही इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी को ठीक करता है। गैरी अंततः ऑपरेशन शुरू कर देता है और कुछ ही पलों बाद सुरंग के ऊपर एक विस्फोट होता है। विशाल चट्टानें गिरने लगती है जिससे जीवित बचे लोग तेजी से अपनी वैन को पीछे ले जाने को मजबूर हो जाते हैं। अब वे फंस गए हैं क्योंकि सुरंग ही जंगल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता थी। हालांकि वे महसूस करते हैं कि जहां वे खड़े हैं और दूसरी तरफ के रास्ते के बीच एक गहरी खाई है। कर्ट एक योजना बनाता है। वो अपनी मोटरसाइकिल जो उसने वैन के पीछे बांध रखी थी लेकर छलांग लगाएगा और दूसरी तरफ पहुंचकर मदद लाने के लिए निकलेगा। वो पीछे हटता है और पूरी रफ्तार से दो सड़कों के बीच की दूरी तय करने के लिए कूदता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो सुरक्षित रूप से दूसरी ओर पहुंच जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से वो अदृश्य दीवार से टकरा जाता है। कर्ट तुरंत मारा जाता है और अपनी टूटी हुई मोटरसाइकिल के साथ गहरे खड्ड में गिर जाता है। ये देखकर दोनों बचे हुए दोस्त चीख उठते हैं और तेजी से वैन में वापस लौट जाते हैं। फिर उनके बीच एक तनावपूर्ण बातचीत होती है जहां डैना कहती है कि मार्टी बिल्कुल सही था। कोई उनका हर कदम देख रहा है और नियंत्रित कर रहा है। वे तब तक नहीं बच सकते जब तक कि वे ये पता न लगा ले कि इसके पीछे कौन है। दुर्भाग्य से उसी समय एक ज़ोंबी वैन के अंदर आ जाता है। वो होल्डन के गले में एक तेज छड़ घूम देता है जिससे वो तुरंत मर जाता है। डरी हुई डैना चीख उठती है और वैन नियंत्रण खो देती है और पास की झील में गिर जाती है। जब वाहन पानी में डूबने लगता है तो ज़ोंबी डैना का पैर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह उसे लात मारती है और तैरकर सतह तक पहुंच जाती है। इस बीच प्रयोगशाला में सभी कर्मचारी जोर जोर से जश्न मनाने लगते हैं। पता चलता है कि 4 बलि पर्याप्त है देवताओं को खुश करने के लिए। एक कुंवारी की मौत इस मामले में डैना की वैकल्पिक होती है। ये कोई मायने नहीं रखता कि वो जिंदा रहती है या मर जाती है जब तक वो राक्षसों के हाथों पीड़ित होती है। डैना झील के किनारे खींचती हुई खुद को बचाने की कोशिश करती है और महसूस करती है कि उसके सभी दोस्त मर चुके हैं, लेकिन उसकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि वही ज़ोंबी जिसने उसे वैन में हमला किया था पानी से बाहर निकलता है। वो थकी हुई डैना के ऊपर आकर उसे गला घोंटने लगता है। दूसरी ओर गैरी विस्फोटक टीम के पास जाता है और मजाक में कहता है कि वो लगभग मिशन में असफल हो गया था, लेकिन टीम का कहना है कि उन्हें आदेश ही नहीं मिले क्योंकि उनके सिस्टम में कोई पावर गड़बड़ी थी। यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी ने जंगल में लगे तारों को छेड़छाड़ की थी। अचानक नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन बजता है और स्टीव इसे उठाता है। प्रयोगशाला की डायरेक्टर फोन पर है और उनके पास बुरी खबर है। पता चलता है कि डैना के अलावा एक और छात्र अभी भी जीवित है, इसलिए अनुष्ठान अभी पूरा नहीं हुआ है। इसी बीच जब डैना लगभग मरने वाली होती है तो ज़ोंबी अचानक उसके पीछे गिर जाता है। ये मार्टी की हरकत थी जो किसी तरह चमत्कारिक रूप से जीवित बच गया था। मैं जिंदा हूं। दोनों वहां से भाग जाते हैं और मार्टी उसे एक कब्र के अंदर ले जाता है। डैना को देखकर गहरा झटका लगता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह कब्र असल में एक बड़ी सुरंग है। वहीं एक ज़ोंबी का कटाफटा शव भी पड़ा है। पता चलता है कि मार्टी किसी तरह उस ज़ोंबी को मारने में सफल रहा था जिसने उसे इस कब्र में घसीटा था। इसके बाद मार्टी डैना को एक लिफ्ट दिखाता है जिसे उसने कब्र के नीचे खोजा था। अब यह स्पष्ट हो गया था कि किसी ने जानबूझकर उन पर ज़ोंबी भेजे थे। अगर वे बचना चाहते हैं तो एकमात्र रास्ता नीचे जाना है, इसलिए वे लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और एक ज़ोंबी का कटा हुआ हाथ भी अपने साथ ले लेते हैं। कुछ मिनटों बाद लिफ्ट उन्हें गहरी भूमिगत जेलों के एक बड़े नेटवर्क में ले जाती है। दोनों दोस्त शीशे के पिंजरों में बंद विभिन्न प्रकार के राक्षसों को देखकर हैरान रह जाते हैं। डैना अचानक महसूस करती है कि जो लोग इस पूरी घटना के पीछे थे उन्होंने उन्हें चुनने दिया था कि वे किस तरह के राक्षसों का सामना करेंगे। डैना ने अनजाने में वो जर्नल उठाकर ज़ोंबी को चुना था जिससे उसके दोस्तों की मौत हो गई। इस बीच नियंत्रण कक्ष में गैरी एक सुरक्षा गार्ड को लिफ्ट की ओर भेजता है। उसका इरादा मार्टी को मारकर अनुष्ठान पूरा करने का था, लेकिन जैसे ही गार्ड लिफ्ट का दरवाजा खोलता है ज़ोंबी का कटा हुआ हाथ अचानक उसकी टांग पकड़ लेता है जिससे वो विचलित हो जाता है। दोनों दोस्त इस मौके का फायदा उठाकर उसे मार देते हैं और उसकी बंदूक और एक चाकू उठा लेते हैं। फिर वे एक ऑपरेटर रूम में छिप जाते हैं जहां एक महिला स्पीकर पर उनसे आत्मसमर्पण करने
और खुद को बलिदान करने के लिए कहती है, लेकिन वे भागने के लिए एक बड़ा लाल बटन दबाते हैं, जिससे सभी राक्षसों के पिंजरे खुल जाते हैं। अब प्रयोगशाला में आतंक फैल जाता है। गैरी और स्टीव एक सुरक्षित कमरे में बंद हो जाते हैं, लेकिन एक बड़ा विस्फोट होता है, जिससे स्टीव हवा में उछल जाता है और उसे एक मछली जैसा राक्षस जिंदा खा जाता है। गैरी किसी तरह बच निकलता है, लेकिन डैना उसे चाकू मार देती है। आखिरकार दोनों दोस्त एक कक्ष में पहुंचते हैं, जहां 5 पत्थर के मकबरे होते हैं। यहीं पर डायरेक्टर आती है और पूरी सच्चाई बताती है। अगर वे बलिदान नहीं देंगे तो धरती के देवता जाग उठेंगे और दुनिया को तबाह कर देंगे। डायरेक्टर कहती है कि सूरज उगने में केवल 8 मिनट बचे हैं और अगर डैना पूरी मानवता को बचाना चाहती है तो उसे मार्टी को मारना होगा। घबराई हुई डैना बंदूक उठाती है और मार्टी पर तान देती है, लेकिन तभी अंधेरे से एक वेयरवुल्फ कूदता है और डैना को काट लेता है। मार्टी और डायरेक्टर के बीच झगड़ा होता है और अंततः मार्टी डायरेक्टर को गड्ढे में गिरा देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अनुष्ठान असफल हो गया था। अंत में दोनों दोस्त एक आखिरी सिगरेट साझा करते हैं। फिल्म का अंत एक विशाल हाथ के जमीन से बाहर निकलने और पूरी प्रयोगशाला को नष्ट करने के साथ होता है। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।